Okay, all right. Start? Okay. So today we are going to start a very important topic. Which topic is something which relates to all, not just a student, not just parents, a person of all type also. Because at some time, at some level in your career or life, you have to do this job or you face it personally. तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा हो, इससे पहले मैं ये बताऊं कि जिस विषय पे बात मैं करने जा रहा था उससे पहले मुझे अपना परिचय भी बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ नेसेसरी इविल इन दिस इंडियन सोसाइटी कि लोग क्या होता है कि वो बातों को महत्व कम और बात कह कौन रहा है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। साधारणतः ये प्रैक्टिस सही नहीं होती है, बट लोगों को ऐसा रखना चाहिए व्यवहार में कि वो सिर्फ बातों पे ध्यान दें, व्यक्ति के स्थान, उसके परसेप्शन, उसकी स्टेटस पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। बात जो सही है वो सही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के भ्रम के लिए मैं अपना परिचय देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले आपको इसमें ये समझने में मदद, क्योंकि आप ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो व्यक्ति बता रहा है उसने स्वयं का क्या अनुभव रखता है। तो आई एम राइटिंग अ लिटिल स्मॉल इंट्रोडक्शन हियर। दिस इज माय नेम, व्हाट यू कॉल अ नेम, अ लिटिल difficult, but yes, of course, its name. Educational details. Educational details. तो दरअसल educations I attended, I began my college from LBS College, Awadh University, Awadh University. I have a BSc from this institution, and then came to University of Lucknow and had MSc chemistry degree, and then I attending IIT Delhi and have finished MTech and pursuing my PhD. This is my educational qualification. I have qualified several entrance examinations like what we call NET, JRF, GATE, TIFR, etc., which is with the rank of something 2-digit rank, 133 and so 203 likes rank. So, but I think those are not irrelevant. The rank in this examination, let's be clear, the rank in this examination doesn't decide or all the time correlates with the ability of any individual in research. So this is a little irrelevant. तो अब ऐसा क्या कहने वाले हैं हम कि जिस पे हमें ये सब बताने की ज़रूरत पड़ी? दरअसल हम उस विषय पे बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं 10+2 के बाद 10+2 डायलेमा। क्या करें 10+2 के बाद ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है पूरे भारतीय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या एल्डर्स सभी को परेशान करता है, क्योंकि बच्चे हैं उनको तो डिसाइड ही करना है कि हमें आगे क्या करना है, पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की मदद करनी है कि क्या करना है तुम्हें, और एल्डर्स हैं जो आपके बड़े हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट ही करना होगा कम से कम। लेट्स से ऐसा इमेजिन करो कि एक फैमिली में है, तो एक बच्चा ने 10+2 पास किया है और बच्चा डिसाइड करना चाहता है कि हमें क्या काम करना है, तो पिताजी उसको अपने या पेरेंट्स मम्मी पापा उसको अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उनके पास भी लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा, जैसे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या लॉयर हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उनका बायस हो सकता है ओपिनियन मेकिंग में। हाँ, ऑफ कोर्स उनका इंटेंशन हमेशा आपके लिए ही बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा, बट उनकी जो एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, ये हर कोई एग्री करेगा। साथ में अगर मान लो आपके पापा ने बोला और आपको अच्छा लग गया और आपने डिसाइड कर लिया, तो उसमें बड़े भाई का भी रोल आएगा, उनसे अप्रूवल लिया जाएगा, या किसी और सर्कल से, फ्रेंड से, दोस्त से, नाइबर से अप्रूवल लिया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए सबके लिए ज़रूरी है, ये सबके लिए जानना ज़रूरी है, सबके लिए, क्योंकि आप किसी को एडवाइस ही दे रहे हैं
और उसमें एडवाइस में कुछ इफ बट हो गया तो किसी ने बच्चे ने चूज़ कर लिया, उसके लिए इनकम्पैटिबल विषय था, तो उसकी तो पूरी लाइफ ट्रैक बदल जाएगी, है ना, और आगे चल के ट्रैक बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, पर कि क्या करें। अब दरअसल क्या है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स बोर्ड हैं, जितने भी भारतीय स्टेट्स बोर्ड्स हैं एजुकेशन के, इंडियन स्टेट्स बोर्ड, मैं लिख रहा हूँ इंडियन स्टेट्स बोर्ड, जैसे फेमस वन हम नॉर्दर्न इंडिया का यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये सब स्टेट बोर्ड। साउथ इंडिया में तमिलनाडु बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, ये सब स्टेट्स बोर्ड के एग्जाम्पल। सेंट्रल बोर्ड में फेमस वन सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब सेंट्रल बोर्ड्स, सेंट्रल इंटरनेशनल बोर्ड को भी कहते हैं, आईसीएससी, ये सब स्टेट्स बोर्ड है। यूपी बोर्ड ओल्डेस्ट स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। और सारे बोर्ड्स के बारे में विशेष धारणाएं हैं, विशेष उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये सारे बोर्ड्स में उत्तर प्रदेश बोर्ड द ओल्डेस्ट बोर्ड, इट समवेयर गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1921 अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारे बोर्ड्स, अब ये सारे लोग 10+2 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, ये सब स्टेट और सेंट्रल बोर्ड मिलकर 10+2 की एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि साधारणतया 10+2 में जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि 10+2 में बच्चा पढ़ता क्या, 10+2 में स्ट्रीम्स क्या क्या हो सकती। 10+2 में स्ट्रीम्स जनरली लेते हैं हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये कॉमन स्ट्रीम्स हैं। देयर आर अदर स्ट्रीम्स, अदर्स, बट ये सबसे ज्यादा फेमस रहने वाली स्ट्रीम्स हैं। दिस वन मोस्ट फेमस। ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं 10+2 में जो ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चूज करता हूं कि ये चूज करता हूं कि सबसे ज्यादा साइंस वाले बच्चे होते हैं। इंडियन स्टेट और यूनियन दोनों बोर्ड्स में, सेंट्रल बोर्ड में सबसे ज्यादा 10+2 वाले बच्चे होते हैं। तो 10+2 वाले बच्चे जब 10+2 पास करते हैं तो उनका इस देश में क्या सिस्टम क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं। अब मैं विशेष तौर पे लिख रहा हूं 10+2 को, ध्यान देना, साइंस, ये सबसे ज्यादा ब्रॉड, ये लार्जेस्ट कैटेगरी, 10+2। इसमें क्या होता है, 10+2 में अधिकांश बच्चे जो है इंडिया से, इंडियन सोसाइटी में सब साइंस ही पढ़ते हैं। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि साइंटिफिक एज है। साइंस पढ़ने का मूल वजह क्या हो, 3 फैक्टर्स हैं 10+2 में। साइंस ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस ही सबसे सुपीरियर चीज़ है इसीलिए अच्छी चीज़ है और बाकी सारी चीज़ें लेस रिलीवेंट हैं या लेस इंपॉर्टेंट हैं। उसके पढ़ने के कई सारे फैक्टर्स, एक तो है सोशल फैक्टर्स, दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स और एक कंटेम्प्रोरी फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल चॉइसेस। ये सारे इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है 10+2 में साइंस पढ़ता है। उसमें से जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो है इंडिविजुअल चॉइसेस, उन्हें वही बच्चे ऑपरेट कर पाते हैं, वही बच्चे एक्सरसाइज कर पाते हैं जिनके घर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो खुद से डिसाइड करने के लिए बोले जाते हैं। 10वीं पास बच्चा को हमारे यहाँ सामान्यतः भारतीय समाज में समझदार नहीं समझा जाता,
इसलिए संभवतः उसको ये मौका दिया जाए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ऐसा बहुत कम घरों के साथ होता है। या तो जिसके अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, वो बच्चे इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रैक्टिस कर पाते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स वो लोग ध्यान देते हैं कि पहले क्या था, अभी क्या था, आगे क्या होगा, इन सब सारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाली चीज़ें देख के कुछ लोग डिसाइड करते हैं। ये भी बच्चों के लेवल पे बहुत लेस रिलीवेंट। सबसे ज़्यादा जो उनका इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि कहाँ पे जो क्या पढ़ेगा बच्चा, वो डिसाइड करते हैं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, परसेप्शन। सोशल फैक्टर में सिर्फ परसेप्शन है, मुझे जहां तक लगता है परसेप्शन बहुत डोमिनेट करता है। कि अब ये परसेप्शन क्या है, सोशल परसेप्शन, कि अभी मैंने 10+2 में वो सामने वाला उसने आर्ट लिया है और मैं साइंस नहीं लूंगा, तो मैं ये कैसे बेइज्जत करूंगा कि मैं तुमसे पढ़ने में तेज हूँ, मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हूँ आपसे। ये ऐसे सोशल परसेप्शंस के फैक्टर्स होते हैं। या पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा साइंस आर्ट्स कैसे पढ़ेगा, वो तो साइंस पढ़ेगा, क्योंकि वो तो साइंस तो पढ़ने वाला पड़ोसी का बच्चा है, वो तो वो आर्ट पढ़ने लायक तो पड़ोसी का बच्चा है, मेरा तो साइंस पढ़ेगा। या और फैक्टर्स होते सोशल फैक्टर्स में, जैसे इवन साइंस भी आपने चूज कर लिया तो बायोलॉजी पढ़ेगा या मैथ्स पढ़ेगा, इसको भी लेके बहस होती है। जनरली सामान्य धारणा ये है कि जो मैथ पढ़ता है इंडिया में 10+2 में वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता, जीनियस होता, बायोलॉजी पढ़ता है वो थोड़ा मैथ वाले से पीछे होता। इस तरीके की धारणाएं हैं। कई सीबीएसई बोर्ड ऑफर करता है या कोई अदर स्टेट्स बोर्ड भी कुछ ऑफर कर सकते हैं कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों। अब मैथ्स और बायोलॉजी दोनों जो पढ़ता है, मैथ और बायोलॉजी दोनों जो पढ़ता है, उसको अध्यापक से लेकर के कई बार अध्यापक भी बोलते हैं, कॉमन इवन आपके आसपास का भी लोग भी बोलेंगे अच्छा आपने मैथ और बायोलॉजी दोनों लिया, मतलब कंफ्यूज हो। मैथ और बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे को बोला जाता है कंफ्यूज बच्चा, ठीक है। किसी ने मैथ ले लिया लोगों के कहने में आके, तो उसकी लग गई, वो परेशान है बेचारा, वो इनकम्पैटिबल विषय के साथ उसकी अभिरुचि और उसकी जिज्ञासा में मैच नहीं है, तो दिक्कत हो रही। बायोलॉजी वाला ले लिया तो वो टॉन्ट सह रहा है मैथ वालों की, अरे तुम तो मैथ पढ़ ही नहीं सकते थे, तुम फेल हो जाते। तो इन सब के साथ समस्या। मैं आपको इसमें एक बताऊं कि ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इस तरीके की टॉक हैं, गॉसिप्स हैं, इसका सही सब्जेक्ट के ऑप्ट करने से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं। हाँ, साधारण स्तर पर, ऑपरेशनल लेवल पर, साधारण स्तर पर, सामान्य स्तर पर यह बात कही जा सकती है कि जो बच्चा मैथ्स और बायोलॉजी 10+2 में दोनों पढ़ता है, 10+2 मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ता है, वो बच्चा साइंस में रिसर्च करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। साइंस रिसर्च, बच्चे की बात खैर अलग है, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति ने साइंस 10+2 में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ रखा है, वो विज्ञान में शोध करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, उसको हेल्प मिलेगा आगे। तो इस हिसाब से अगर आपको आगे मतलब MS डिग्री और PhD परस्यू करना है, DSc परस्यू करना, DPhil करना है, आपको इस तरीके की डिग्रीज परस्यू करना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट प्रोफेसर एक्सपर्ट बनना है, वो जो आप मूवी में देखते हैं वैसे उतना आसान नहीं होता बनना, लेकिन अगर मान लो बनना है तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। साइंस में अगर आपको रिसर्च करना है, आगे बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन। अब मैथ का क्या सीन है, कुछ लोगों को लॉजिकल प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, उसके व्यक्ति का खुद का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि उसमें इंट्रिंसिक एबिलिटी है या इंट्रिंसिक इंट्रेंस है लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम को करने की, उसमें मज़ा आता है, लॉजिक में मज़ा आता है। उस बच्चे को मेरे ख्याल से अगर उसको स्वयं के प्रति जिम्मेदार रहना है तो उसको मैथ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को ह्यूमन बॉडी को जानने और समझने में जो बायोस्फेयर है या बायोलॉजिकल जो पूरा का पूरा पार्ट है इस यूनिवर्स का, जो लिविंग बीइंग का पार्ट है, लिविंग डाइवर्सिटी है, नेचर का वंडर, उसको समझने में अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेमोरी अच्छी है, लैंग्वेज भी थोड़ी सी अच्छी, लैंग्वेज के साथ भी वो कंफर्टेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ,
तो वो बायोलॉजी उसके लिए सूट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं सब्जेक्ट का निर्धारण करना होता है कि नहीं बस ये समझ रहे हैं कि पापा कह रहे हैं कि अच्छा कुछ नहीं केमिस्ट्री ले लो या मैथ ले लो, तो कम से कम कुछ नहीं कर पाए तो ट्यूशन ही पढ़ा लोगे। ये इस बेसिस पे 10+2 के सब्जेक्ट या कभी भी किसी भी बेसिस पे सब्जेक्ट नहीं डिसाइड करना चाहिए आदमी को। सबसे इन सब चीज़ों में जो कॉमन इम्पोर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये चीज़ डिसाइड करने में, वो है आदमी का इंटरेस्ट। मैं कितनी भी बातें बताऊं वो सब लेस इंपॉर्टेंट है देन टू व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन टू डू। इंटरेस्ट के अलावा आप किसी भी फैक्टर्स को इसमें ज्यादा महत्व देंगे तो आपको आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती। अब लेकिन खास बात यह है कि इंटरेस्ट जो है समझा कैसे जाए। कई सारे बच्चे मिलते हैं और वो बताते हैं कि भैया या सर व्हाटएवर कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ज़्यादातर लोगों की समस्या है कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे मैथ लेनी चाहिए, बायो लेनी चाहिए या कुछ और ले लेना चाहिए या कॉमर्स कर लेना चाहिए, ये समझ नहीं आता। दिस इज द ट्रू इशू, रियल प्रॉब्लम जो है 10+2 के बच्चों के साथ यही। अब इसमें कई बार पेरेंट्स आ गए, उन्होंने आपको पुश कर दिया, पेरेंट्स खिल गए कई बार, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में तो ये है कि नहीं मैंने तो सोचा था इसको डॉक्टर बनाऊंगा, तो बायोलॉजी ले ले तो भी अच्छा है, बायोलॉजी के साथ मैथ ले ले तो भी वो कह रहे थे कि गुरुजी कह रहे थे अच्छा है, तो वो तो इस तरीके से सोचेंगे। सामने वाला मिल गया कोई आधा अधूरा ज्ञान है और वो कहीं जॉब कर रहा है कॉमर्स में, बिजनेस माइंडेड आदमी कह नहीं सब छोड़ो तुम कॉमर्स करो, कॉमर्स तो बहुत ही शॉर्ट चीज़ है, कॉमर्स में एडमिशन ले लो। अब अगर आपने ले लिया, आप में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि नहीं है, तो फंस जाएंगे आप। इसीलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है कि आप कहीं पे किसी भी चलते वक्त एडवाइस दे देते। हमारे यहाँ आपके एडवाइस तो सब कुछ अवेलेबल ही होता है फ्री की, तो कहीं भी एडवाइस देते हैं। अब आप उन लोग बोलेंगे हम भी फ्री की एडवाइस दे रहे हैं, बट हालांकि ये फ्री की नहीं है ये फ्री की एडवाइस नहीं है, इट्स इनडायरेक्टली पेड। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिना आप चीज़ों को ध्यान में रहे हुए तार्किक तौर पर जो है किसी भी व्यक्ति को एडवाइस करें। अब इंटरेस्ट डिसाइड कैसे किया जाए, बात हम यहाँ कर रहे थे। इंटरेस्ट जो है, पहली बात है कि थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट जो है आदमी का साधारणतया इंटरेस्ट जो होता है कई बार फिक्स्ड होता है, फिक्स है इंटरेस्ट, एकदम लॉक्ड इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, इवॉल्विंग होता है, इवॉल्विंग सेंस, जैसे मैं खुद बताऊं कि लिटरली ये आपको बहुत मदद करेगा समझने में चीज़ों को, क्योंकि कैसे आदमी इवॉल्व करता है। 10+ मैथ हो तो मैं इंडिविजुअल चॉइस वाला था, मुझे कोई बताने के लिए नहीं था कि तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो उसमें मैंने क्या काम किया, सबसे पहले सरल जो किताब हम समझ सकते हैं वो बायोलॉजी की होती है। मैंने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पोर्शन जब मैंने किया, खुद से किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, बायोलॉजी को ढंग से समझने के लिए पहले चैप्टर बायोलॉजी की तमाम सारी किताबों में बायोमॉलिक्यूल होता है, तो बायोलॉजी को ढंग से समझने के लिए क्या काम किया, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो तुरंत मेरा लॉक हो गया कि नहीं भैया इसको जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब जब मैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी को समझने के चक्कर में जब मैं केमिस्ट्री में गया तो केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की, और जब केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा नहीं ये तो फिजिक्स भी जरूरी है, फिजिक्स भी जरूरी है केमिस्ट्री को समझने के लिए, तो मैं फिजिक्स की तरफ इंक्लाइन हो गया। अब जब मैं फिजिक्स की तरफ इंक्लाइन हो, फिजिक्स को समझने की कोशिश करने लगा, तब समझ कि नहीं फिजिक्स तो अगर आपको ढंग से समझना है तो मैथमेटिक्स तो इंडिस्पेंसिबल है, तो मैथमेटिक्स में। अब मैं आपको बताऊं कि मैं यहां से इस जर्नी में कहां आ गया, यहां आ गया। ये स्थिति मेरी 10+2 में थी और ये मेरी एमएससी में हो गई, एमएस डिग्री में। और अभी मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, इतनी सारी पर्सनल सोशल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे समझता है कि नहीं, मुझे तो सोशियोलॉजी करनी चाहिए। सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिलॉसफी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया।
फिलॉसफी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट कई बार इवॉल्विंग होता है, इट्स नॉट फिक्स्ड। कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो लोग कह पाएंगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही पसंद है, मैं सिर्फ यही करूंगा और लाइफ लॉन्ग करूंगा। ये वाली चीज़ अच्छी भी होती है क्योंकि आपका कोई सेंट्रल इंटरेस्ट है। जैसे लेट्स से ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये सब करके वापस मैं बायोलॉजिस्ट बना रह सकता हूँ, तभी अच्छा बायोलॉजिस्ट बन पाऊंगा। इसीलिए आज के दौर में कहा जाता है कि डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, जो विषय के जो बाउंड्रीज होते थे वो ब्लड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब को जो है लगभग पुराने विश्वविद्यालयों से, चाहे आप इंडियन का तो थोड़ा सा सिस्टम अलग है, लेकिन अगर यूएस और यूके या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो उनके पास फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस होता है, नेचुरल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंसेस में उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब नेचुरल साइंस में क्या है कि नेचर को बेसिकली समझने के लिए इन डिसिप्लिन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके बगैर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी जो नेचर की फेनोमेना है, जो आप 10+2 में पढ़ते हैं फेनोमेना, साइंस क्या कहते हैं, नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। तो वो जो फेनोमेना होती है वो एक किसी भी डिसिप्लिन से समझी नहीं जा सकती। तो तुम्हें चारों डिसिप्लिन समझने पड़ेंगे। तो ये अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मैं इस तरीके से क्यों इवॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरी इवोल्यूशन की जर्नी क्यों है। इसके पीछे एक सिंगल लाइन कांस्टेंट चीज है, वो क्या है मेरी क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी। तो जिनके पास एवर इंक्वायरिंग माइंड है, एवर इंक्वायरिंग या अनसीजन्ड क्यूरियोसिटी और एवर इंक्वायरिंग माइंड, उनको ये पाथ सुटेबल हो सकता है। दे रिमेन सीकर ऑल देयर लाइफ, ठीक है। लेकिन किसी के पास और एम्बिशियस गोल्स हैं, लेट्स से उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, बिजनेस करना है, सोशल सर्विस करनी है, या और कुछ काम करना है, तो उसके लिए जो है ये पाथ लागू नहीं, वो अलग तरीके से लर्न करता है, उसकी भी लर्निंग की अलग बेसिस है। ये सब पार्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये शिक्षा शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब हम फॉर्मल लर्निंग मेथड्स की बात कर या फॉर्मल एजुकेशन की बात कर। ये सारी की सारी बातें किससे संबंधित हैं, फॉर्मल एजुकेशन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखता तो व्यक्ति अनुभव से ही, अनुभव से भी है। ट्रैवल करता है तो भी सीखता है, दूसरे के झगड़े में जाता है तो भी सीख जाता है, कुछ अपने झगड़े में भी सीखता है, लफड़े में सीखता है। तो सीखने के साधन कई होते हैं। ये सब जो संस्थागत लर्निंग प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग जो प्रोसेस है, तो फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं, उन सब चीज़ों के लिए, प्रक्रमों के लिए संबंधित, ठीक है। बाकी ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति अदर स्रोतों से हो सकता है, क्योंकि कबीर भी तो कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, वो लोग भी स्कॉलर्स हैं। इवन द फाउंडर्स ऑफ ऑल डिसिप्लिन, दे नेवर अटेंडेड अ स्कूल एंड दे वर नेवर कंफ्यूज्ड अबाउट 10+2 कौन सा विषय पढ़ना। कभी आपने सोचा कि अरस्तु, सोक्रेटिस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, ये सब कभी कंफ्यूज नहीं रहे हैं कि हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग नेचर में इंटरेस्टेड थे, इनको ट्रुथ जानना था, ट्रुथ वॉज देयर ओनली डायरेक्शन टू मूव इन। तो उनके लिए कोई सिस्टम नहीं था। ये सब ऑर्डिनरी लेवल पे जो एक ढांचागत फॉर्मल सिस्टम है एजुकेशन का, ये सब बातें उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती हैं, बाकी इसके बियॉन्ड भी डोमेन है, ठीक है। तो हताश नहीं होना। कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आपको साइंस करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम इसको, साइंस के सब्जेक्ट को आपके प्रोफेशन से जोड़ें। प्रोफेशन से जोड़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि सामान्यतः देखने में आता है कि ज़्यादातर 80% पढ़ने लिखने वाले लोग शिक्षा को जो है सिर्फ रोजगार के साधन के तौर पर देखते हैं। अगर शिक्षा जो है आपकी संपूर्ण शिक्षा रोजगार एवं भरण पोषण का साधन है, तो जो है आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
अब प्रोफेशनल एजुकेशन जो इन तीनों चीज़ों से जो इमर्ज होते हैं वो दो सबसे बड़े डोमिनेंट एरियाज हैं, जिसको बोलते हैं मेडिसिन, क्या स्टडी करना है, मेडिसिन, और दूसरा क्या है आपका इंजीनियरिंग। ये जो कॉमन इंडिया की जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो ये है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं, ये प्रोफेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन जो है अलग अलग चीजें, ये भी ध्यान रखिएगा। वोकेशनल एजुकेशन के भी प्रोग्राम्स होते हैं, IONAL, वोकेशनल एजुकेशन। अब इसको मैं आपको आगाह कर दूं कि आजकल बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। वोकेशनल एजुकेशन जो आपने सुना होगा फेमस स्किल इंडिया का प्रोग्राम, स्किल इंडिया, ITI, पॉलिटेक्निक, ये सारी की सारी संस्थाएं जो है ये संबंध रखती हैं किससे, वोकेशनल एजुकेशन से, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन जनरली ये डिग्री प्रोग्राम्स, ये होते हैं नॉन डिग्री प्रोग्राम्स, नॉन डिग्री प्रोग्राम। ये किस में एंड अप होंगे, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, ये डिग्री आपको नहीं देंगे। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है, उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहता है, शोध नहीं करना चाहता है, स्नातक परास्नातक UG PG नहीं करना चाहता है, और उसकी भी तो शिक्षा उसके काम आनी चाहिए, तो उस व्यक्ति का क्या है कि 10+2 करे, 10+2 के बाद में उसको व्यावसायिक शिक्षा में डाल दिया, इसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में डाल दिया जाए और वो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग ले करके और अपना कोई रोजगार कर लेगा, वो अपना जीवन अलग तरीके से सेट कर लेगा। तो ये उनके लिए बातें हैं, उसके हम रिलेटेड अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो 10+2 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में साइंस करना चाहते हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बात करता हूँ। तो तीसरा मैं ये भी करना चाहता हूँ, साइंस। इसको क्या, फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस जो करना चाहते हैं, फंडामेंटल एंड अलाइड, यानी ये कौन से, ये मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, BAMS, VUMS, ये सब डिग्री जो है, MBBS, MD एंड ऑल, MS, ये सारी डिग्री प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, BTech, MTech, बायोटेक, ये सब प्रोग्राम्स, ठीक है। और इधर हमारी क्या, BSc, MSc और BSMS, ये सब प्रोग्राम, PhD एंड ऑल। PhD तो सबके अंत में हो सकता है, PhD एक अलग चीज है, बट हाँ कन्वेंशनल पाथ है, ठीक है। हमारे 10+2 के बाद का जो कहानी होता है वो इनमें आके जो है रुक जाता है, फंस में। तमाम सारी फैमिलीज, बच्चे इस बात को जद्दोजहद में आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे कि हमें मेडिसिन पढ़ना है, यानी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या प्रोफेसर टीचर बनना है, करना क्या। अब आप ध्यान रखें कि प्रोफेसर और टीचर अगर आपको बनना है तो वो इन सारी चीज़ों में अवेलेबल है, चाहे आप मेडिकल प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेसर बन सकते हैं और साइंस के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो प्रोफेसर का जो काम है वो तो तीनों में इन्वॉल्व है, सब में इन्वॉल्व। टीचिंग इज एन ऑक्यूपेशन, हर जगह में इन्वॉल्व, ठीक है। तो उसकी बात हम करें, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, यू आर जस्ट वियर एन कोट पैंट टाई एंड वांट टू इंटर इनटू अ वाइट कॉलर्ड प्रोफेशन एंड अर्न योर डिसेंट लाइवलीहुड एंड टू लिव योर लाइफ योर वे, अगर वो आपका तरीका है तो उसके लिए जो है ये सब चीज़ें आवश्यक होंगी। अब क्या है कि मैं आपको बताऊं, इसमें भी कई बार चूज करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज नॉट choose any of the given field based on the social perception and lackluster। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर हालांकि जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें तो अब अवेयरनेस आ गई हैं, वो जनरली अब मेडिसिन और इंजीनियरिंग के मोह से भंग हो गया, वो लिबरल साइंसेस पढ़ रहे हैं। बट अभी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ये समस्या है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में फंसे हुए हैं और वो बेचारे कई बार अनकम्पैटिबल चीज़ ले लेते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, लाइफ उनकी एकदम अलग ट्रैक पे चली जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोशल परसेप्शन पे भी चीज़ आप नहीं करना है आपको कि ये बेहतर है, वो बेहतर है, ये बेहतर है, कभी नहीं।
सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को आप फोकस में लाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस काम को बिना थके, बिना रुके, बिना परेशान हुए, बिना किसी दिक्कत में आए, बिना हतोत्साहित हुए कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा है कि अगर आप किसी काम को रुचि लेकर नहीं करेंगे और इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में आप विशेष स्थान हासिल नहीं कर पाएंगे। और विशेष स्थान अगर आप हासिल नहीं कर पाएंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली शिक्षा क्या हो जाएगी, फेल हो, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा फेल्योर कैंडिडेट का। तो वो तो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। नहीं पता चलेगा कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो मेडिसिन का ख्याल आ रहा होगा, मेडिसिन का ख्याल कर रहे हो तो इंजीनियरिंग का ख्याल आ रहा होगा, ये कर रहे होगे तो सोच रहे हो कि नहीं यार वो तो हम तो प्रोफेशनल एजुकेशन करनी चाहिए थी। ये ख्याल कभी भी दिमाग में मत रखना। दिमाग में वही चीज़ रखना है जो मन में जो आपको इंटरेस्ट लगता, अच्छा लगता। हालांकि अब ये क्या है, दो बातें हैं कि कैसे करें, हाउ एंड फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, हाउ एंड फ्रॉम वेयर। अब देखो, कोई भी अगर आप साधारणतः व्यक्ति से मिलोगे तो सामान्यतः एक मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य जो है 95% चांसेस में हमेशा अंडर बायसेस डिसीजन में, अगर उसको अनबायस ओपिनियन दे। अगर आपने मेरे से कोई सवाल पूछा और मुझे आपको अनबायस, बिना अपने प्रेजुडिसेस बायसेस को दूर किए अगर सवाल का जवाब आपको देना है तो मुझे उस सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा और मुझे सोचना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसके सारे डायमेंशन पे सोचना पड़ेगा। और जब मैं उस सवाल के उचित आंसर पे सोच रहा हूँगा तो किसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने स्वयं के ज्ञान पे निर्भर कर रहा हूँ। और अगर मेरा स्वयं का ज्ञान और एक्सपीरियंस ब्रॉड नहीं है, लिमिटेड तो हर किसी व्यक्ति के पास, बट ब्रॉड इनफ नहीं है, तो मैं डिसीजन आपको कुछ भी सुना दूंगा तो फिर वही वाली बात है कि ना, बिना गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपका फैसला सुना दिया और आपका काम गड़बड़ हो गया। तो तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई चलेंगे तब वो बात एक्चुअल निकल। जैसे आपने किसी व्यक्ति से लिया तो मेडिसिन, इसकी कोचिंग पढ़ाता है, आप किसी नीट और इसके वाले व्यक्ति से मिल गए एसोसिएट, तो वो दिन भर उसी में रहता है, पूरा डॉक्टर ही उसने लाइफ में देखा है, कोचिंग ही पढ़ा है, उसको लगता है कि नहीं इसके आगे तो वर्ल्ड सीज कर जाता है। दिस इज द फ्रंटियर ऑफ द वर्ल्ड, ही डिस्कवर्ड द फ्रंटियर एंड नो लॉन्गर द नाउ यूनिवर्स एक्सपेंड्स। तो वो बताएगा नहीं ना बस आप आंख बंद करके सीधा इसमें जाओ, फंस जाओगे आप, इंटरेस्ट की चीज़ नहीं। तो इंजीनियर कोई मिल गया आपको, वो बढ़िया कमा रहा है, फेसबुक में सेटल हो गया, तो उसको लगेगा कि नहीं इंजीनियरिंग के अलावा तो कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पापा को भी आपके इंटरेस्ट आएगा कि हाँ उसने गाड़ी तो बढ़िया ली है, गाड़ी तो चल रहा है आजकल सेडान और इम्पोर्टेड कार में, तो वही सही लग रहा है क्योंकि वो इकोनॉमिक टर्म में सोच रहे होंगे। ये वाला कोई आदमी है, इसको अगर इसी भी एरिया में किसी, मान लो कि इस एरिया BSc MSc करके आप कोई आदमी बढ़िया PhD कर रहा है, हाँ फॉरेन चला गया, IISR में PhD कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप इसको भी देख के अट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना, आपको पहले अपने आप से ये चीज़ जज करना है कि मुझे लगता क्या है। अभी हम हाउ एंड फ्रॉम वेयर करने वाले बात पे बाद में आते हैं, पहले इंटरेस्ट को हम डिसाइड करने के लिए आपसे एक फॉर्मूला बताएंगे। आप क्या काम करें कि जब 10+2 में ही है, 10+2 में ही है, तो अपने 10+2 के स्कूल के छात्रों, स्कूल के जो छात्र हैं उनके जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनकी किताबें 10 मिनट के ही लेकर के, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, कोई चला गया आपके साथ, चला गया बाहर पानी पीने, तो उसकी किताब लेके आप देखने की आदत डालो। ठीक है, घर पे आपका पड़ोसी है, भाई बहन दूसरा स्ट्रीम पढ़ रहा है, उसकी किताब लेकर के 10 मिनट पलटो। या कहीं रिश्तेदारी में गए तो किसी की किताब मिल गई किसी भी विषय वस्तु की, तो उसको देखो, क्योंकि आप अलग से प्रोग्राम अटेंड करने तो जाओगे नहीं। तब जब आप अपना काम कर रहे हैं, मान लिया आपने 10+2 में क्या कर लिया, बायो और मैथ दोनों ले लिया, अब आप क्या काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घर पे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अन्य विषयों को आर्ट्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स में क्या हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों में कभी मौका लगे तो आप पढ़ते रहिए। हालांकि देखिए, इसी जो मैं बता रहा हूं, इसी समस्या को सॉल्व करने, इसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसने 10+2 पे फ्री चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कर दिए, इसी बात को करने के लिए। लेकिन जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होता
तब तक आप इस चीज़ को, उसमें भी आप लिमिटेड सब्जेक्ट ही ले सकते हैं, फिर भी आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट छुपा रह सकता है आपको। तो उसको खोजने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए, सर्च करने के लिए ये काम आवश्यक हो जाए, ये आपको काम करना ही पड़ेगा। ये काम करने के लिए आपको समय अतिरिक्त निकालना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर में बिजी होने के बजाय अगर ये आप काम कर लें तो यू विल फाइंड योर लव, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी में बिना प्यार के रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग आती रहेगी। तो वंस यू फाइंड योर लव देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। फिर आपको कुछ तो दिखेगी नहीं, है या नहीं? फिर तो राम रतन धन पायो लौट घरे ना आयो वाली स्थिति हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसलिए जो है राम रतन धन अगर आपको मिलना है तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार राम रतन मिल गए धन आपका तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वो गाना बहुत सही है, राम रतन धन पायो लौट घरे ना आयो, ठीक है। तो ये वाला काम आपको करना है। तो आप क्या काम करेंगे, इस लेवल पे सारे सब्जेक्ट को टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। आई मीन टू टेस्ट, एक बार स्वाद तो चखो, सारे सब्जेक्ट विषयों का स्वाद चखना, स्वाद चखना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पहले फिजिक्स पढ़ा, उसी से आपको क्रश हो गया, प्यार हो गया सीधा, उस केस में आप छोड़ सकते हैं, इस बात को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि नहीं फिजिक्स मजा तो आ रहा है लेकिन क्या इससे कुछ और भी मजा आ जाएगा किसी में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, उस केस में आपको ये चीज़ ट्राई करती रहनी होगी। आप ये लेवल देखो, सबसे बड़े आपको डिसिप्लिन चेंज करने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा 10+2 के बाद होता है, और 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन PhD के बाद में डिसिप्लिन चेंज होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। तो आपको इस 10+2 के साथ ये काम करते रहो। तो अगर आप 10+2 पास किए और आपका क्लियर होगा कि नहीं मुझे तो मम्मी इंजीनियर बनाने कर रही थी, पापा वो बनाने कह रहे थे, डॉक्टर वो मेडिसिन करने कह रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो आपका सॉर्टेड है। आप कहीं जाओगे नहीं, ना तो नीट के प्रोग्राम में फंसोगे, ना जेई के प्रोग्राम में फंसोगे। अदरवाइज जो है आप सीधी सी बात है, अब सीधा जाके ऑनर्स इकोनॉमिक्स करोगे। नहीं तो मैं तो मुझे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और IIT तीनों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें बता दूं। हम ब्रॉड रेंज ऑफ स्टूडेंट से मिले, मैंने खुद अपने लेवल पे भी सफ़र किया। इंजीनियरिंग में जो है उनकी बॉडी इंजीनियरिंग में है, आत्मा मेडिसिन में है। वो खुद मेडिसिन में है, उनकी आत्मा आर्ट्स में है, म्यूजिक में है। किसी दोनों में है, उनकी आत्मा तीसरी स्पोर्ट्स में है। तो ये समस्या तो है ही है ना। इस समस्या को दूर करने के लिए इसका यही समाधान है कि आप अपने इंटरेस्ट को सही समय पे पकड़ लें। कई लोग तो ऐसे हैं बीटेक करने के बाद, MBBS करने के बाद भी उनको नहीं समझ में गया, यार गलत हो गया, ये तो इंटरेस्ट की चूज नहीं कर पाया, तो गड़बड़ हो गया खेल। तो ये खेला आपके साथ ना हो, इसलिए जो है ये चीज़ें आपको करती रहनी पड़ेंगी, ठीक है। और करती रहने के लिए आप इसको ट्राई करें, रेंज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ें, टेस्ट करें। जब आप 5 चीज़ें चखोगे तभी तो बता पाओगे कि नहीं ये सब, इसका टेस्ट में मुझे सबसे अच्छा लगा, तभी तो बता पाओगे। नहीं तो सामने वाला जो चखा रहेगा बताएगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये वाला टेस्ट है, मुझे तो शाही पनीर अच्छी लगती है, तुम बोलोगे मुझे प्याज पनीर, वो बोलेगा मुझे मटर पनीर, और तुम अपना वाला ढूंढ ही नहीं पाओगे। तुम 2 पनीर खा के बाकी सो गए। सारे तरीके के पनीर खाओ, ठीक है, सारी तरीके की पनीर खाओ, फिर उसमें से डिसाइड करो ये वाला टेस्ट एकदम क्लासिक है, इसके आगे तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। उतना पैशन आपने अगर डेवलप कर लिया, आपका काम आसान है। आप देखोगे भी नहीं, उसका आउटकम अच्छा ही होगा। मैं अब एक बात खोल के रख दूं, हर विषय का अपना डोमेन है, हर विषय की अपनी यूटिलिटी है, उसका अपना डोमेन है, उसका अपना क्लाइमैक्स है, उसका अपना पीक भी है। लोगों को लगता नहीं डॉक्टर ही एग्जाल्ट करेगा सबसे बेहतर पोजीशन, ना ऐसा बिल्कुल नहीं, ना इंजीनियर। हर पोजीशन की अपनी पीक, और आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करेंगे वही पहुंचेंगे जहां सब पहुंचता। किसी भी विश्वविद्यालय में संस्कृत के भी प्रोफेसर को उतना ही मिलता है, और लैटिन और अंग्रेजी पढ़ाने वाले को भी उतना ही मिलता है पैसे। इट्स डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो हर चीज़ की पीक वही है। और पीक, अगर आप पीक सीकर हैं तो पीक का एक ही करेक्टर था, एवरी पीक इज डिफिकल्ट बट एवरी पीक इज पॉइंटी। हर पीक पॉइंटी है, एवरीथिंग दैट इज पॉइंटी इज पीक, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज पॉइंटी इज नॉट अ पीक, एवरीथिंग दैट इज पॉइंटी एंड इज अ हाई इनफ इज पीक, द हाईएस्ट इज द पीक,
ठीक है। तो हर चीज में पीक है, जैसे लोगों को आता है ना कि अरे क्या सॉलिड कैरियर है उसमें, क्या सच एन डैशिंग कैरियर ही या सी है, ऐसा एवरी कैरियर हैज अ पीक, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी। ऑलराइट, तो पहले आप इस इंटरेस्ट को पाएंगे, फिर मम्मी पापा दोस्तों की बातें सुनते रहेंगे, साथ में दोस्तों की बड़ों की बातें सुनते रहेंगे, अपने अंदर अपने दिल में उसको बसाएंगे कि ये मेरा जो है प्यार है। और जैसे आपने 10+2 किया उसमें चले जाएंगे, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको लोग बायस कर देंगे, डिसीजन कहीं ना कहीं दिलवा देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे भी ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाए कि मुझे आर्ट्स करना है, सोशल साइंस करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिसिन करना है, उस केस में आप ग्रेजुएशन कोई भी कर, किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन करें, अच्छी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे आपको एक्सपोजर तमाम सारा मिलेगा, कई सारी चीज़ें टेस्ट करने को मिलेगी, आपका इंटरेस्ट क्लियर आ जाएगा। मान लो मैंने देखा है IIT में तमाम सारे बच्चे आते हैं यहाँ, वो सब कुछ एक्सेल्ड हैं, दे आर बेस्ट वंस, और बाद में उनको लगा कि नहीं हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें तो ड्रामा करना है, आर्ट करना है, उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, उसमें करियर बिल्ड कर लिया, सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत कैसे हीरो बने होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में है भाई, कॉलेज में आने के बाद उन्होंने देखा कि ड्रामेटिक्स क्लब है, उसको देखने ट्राई करते, उसमें मजा आ गया, अच्छा आ गया, काम करके बॉलीवुड पहुंच गया बंदा। तो ऐसे हर एक व्यक्ति का स्ट्रीम यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। उस केस में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का मतलब नंबर ऑफ चीजें टेस्ट करें और उसमें अपने आप अंतरात्मा से पूछें, ठीक। अब कैसे और कहां से करें, ये सवाल भी इस देश में सबसे बड़ा सवाल। अब जिस किसी को भी मेडिसिन करनी है सबको एम्स चाहिए, जिस किसी को इंजीनियरिंग करनी है सबको IIT चाहिए। ये इतना बड़ा समस्या हो गया है कि बस इंजीनियरिंग चाहिए तो बस IIT, और एम्स चाहिए तो मेडिसिन चाहिए तो एम्स। अब ये सबको पता है साथ में कि सबके लिए IIT उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे सीटें लिमिटेड है, सबके लिए एम्स उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि लिए सीटें लिमिटेड है। तो ये तो फैक्ट है। कई बार क्या होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट कोई भी कितना भी, नेवर एन परफेक्ट फिल्टर। इंट्रेंस टेस्ट में 3 घंटे में 3 आवर्स जो लोग डायलॉग नहीं करते हैं कि जो सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई करियर, लाइक 3 आवर्स और एनी whatsoever hour set for exam कैन नॉट डिसाइड योर करियर। इट्स करेक्ट। पेपर उनका भी खराब हो जाता है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और वो एग्जाम देने गए उनका पेट खराब हो, मूड काम नहीं कर रहा, मूड स्विंग हो रहा है, तमाम सारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि उस दिन आपका सही नहीं चल रहा है कोई एक सिस्टम, तो आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, और आप 2 सवाल से भी स्लिप कर गए तो आपका काम हो गया। आप IIT से पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, BIT में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहली बात, जब अगर हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें गए, अपीयर हुए, तो उसमें अगर नहीं हुआ तो ये इस चक्कर में नहीं चलाना कि हम तो बस अब हम ही नहीं, वो सामने वाला ही तीर है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग नहीं रखना है। तो मैं ये चीज़ देखना है कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी आदमी बहुत आगे कुछ कर सकता है, पोएट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, लीडर हो सकता है, बिजनेसमैन हो, सब कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ तो हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है कि नहीं बस एजुकेशन नहीं हो तो कुछ नहीं, बट हाँ फॉर्मल पाथ को आपको फॉलो करना है। आप गए IIT में दिया, उसमें नहीं हुआ तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, बाद में और उससे भी बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने एम्स IIT के चक्कर में ट्राई किया है और उसमें नहीं हो रहा है, तो उसके बावजूद भी तमाम सारे नॉन IIT बेस्ट कॉलेज मैं आपको ऐसे कॉलेज बता सकता हूँ। तब रेलवे सिस्टम के तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रेलवे जो पहले SCRA के थ्रू एडमिशन लेते थे वो उनके तमाम सारे ओपन कॉलेज हैं। इधर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कॉलेज हैं, इधर पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेलेक्ट से रेलवे का ही है ना। फर्ग्यूसन कॉलेज है इधर साउथ इंडिया में, डेक्कन कॉलेज है इधर साउथ इंडिया में। ये सब ऐसे कुछ कॉलेज हैं, कुछ प्रेसिडेंसीज कॉलेज हैं यहाँ पे। उसके बावजूद भी ये थाउजेंड्स ऑफ बेस्ट कॉलेजेस दैट कैन ऑफर यू बेस्ट ग्रेजुएशन गाइडेंस। तो इसके चक्कर में एकदम से नहीं आ जाना कि नहीं वो हो गया तो अभी मेरा काम हो गया, ना बिल्कुल नहीं, काम आपका शुरू हुआ है अभी। तो IIT और IIM के, हाँ ऑफकोर्स अगर इसमें हो जाता है तो दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, वो आपकी तमाम सारी चीज़ें आसान कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले ही मुश्किल आपने झेल लिया तो आसान आपका काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो दे डोंट वर्क, दे विल वर्क, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको इन सिस्टम में एडमिशन नहीं मिला तो आपका काम खत्म है ना,
आपको ग्रेजुएशन में थोड़ा और सिंसेरिटी आप काम करेंगे, आप वही लैंड करेंगे जहाँ बाकी लोग लैंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट इज सेम, नोबडी थिंक्स अबाउट द पाथ। अगर आप अच्छे टीचर हैं, कोई दो व्यक्ति है, एक अच्छा पढ़ा रहा है, एक अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है, तो लोग अच्छे वो पढ़ाने वाले से ही पढ़ेंगे, ये नहीं देखेंगे ये कहाँ से आया है। तो पैकिंग सर्टेन लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहली बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट आपको ऐसे डिसाइड करना है और इसमें ऐसे लेना है। मान लो हम बात क्या कर रहे थे कि जो ये तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के झांसे में तो भारतीय विद्यार्थी आ ही जाते हैं यदा कदा। हम उन चीज़ों पे स्ट्रेस करने वाले हैं कि जो कैरियर इससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग उनको जनरली इग्नोर कर देते हैं। मैं वापस से लिख रहा हूं, इग्नोर नहीं करना है। 10 मान लो ये चीज़ तो आवश्यक है, 10+2 कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश ये करें कि 10+2 आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, इन चीज़ों में हो, लैंग्वेज, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ग्रेजुएशन आपका रहेगा तो ज़्यादा सही, क्योंकि इसके बाद सारे ऑप्शंस ओपन। और दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि आप साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, तो तमाम सारी चीज़ें जो कोलोकियल यूज़ की होती हैं, जो लोग आम चाल बोल चाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो जोक भी साइंटिफिक हो गए। आपका बगल वाला दोस्त जोक कर रहा है, ही इज़ जस्ट क्रैकिंग जोक, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो प्रॉब्लम है, आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं इशू कर रही है ना। तो साइंटिफिक एज में सर्टेन लेवल ऑफ साइंस एजुकेशन तो मस्ट है, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है। और मैं करूँ या ना करूँ एग्री, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप ये चूज कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं भी चूज कर पा रहे हैं तो आप उसके बाद भी, आपको साइंस बाद में भी पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, बिना विषय लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली ने भी कोई साइंस का ग्रेजुएशन नहीं किया था, पहले हिस्ट्री का ग्रेजुएट था, ठीक है। तो बाद में उन्होंने साइंस की और ही गॉट अ नोबेल प्राइज, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये चीज़ें इसको ध्यान रखें। उसके बाद करियर जो ओपन होता है, मैं इस डायमेंशन में आपको ओपन करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस। अब देखो मैनेजमेंट की जो बात है वो कई तरीके के आजकल मैनेजमेंट हो गया है, होटल मैनेजमेंट, एग्री मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, आजकल तमाम सारे तरीके के MBA और BBA वाले कोर्सेज हैं, या BCom, ये सब तमाम सारे कोर्स। देखो ये चीज़ तो मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँ, बट ये चीज़ उन लोगों के लिए है ज़्यादा बेहतर जो कहीं ना कहीं अपने मन में, दिल में, दिमाग में ये आकांक्षा रहते हैं कि मैं बिजनेस क्लास आदमी बनूंगा, बिजनेस में जाऊं, बिजनेस करूं, ठीक है। तो ये उनके लिए, बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस ओनर हो या बिजनेस ऑपरेशन मैनेजमेंट में हो या बिजनेस प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, उनके लिए वो एरिया, ठीक है। अब ये नहीं मतलब है कि जो इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं वो बिजनेसमैन नहीं हो सकते हैं, वो भी बिजनेसमैन हो सकते हैं। आजकल बेस्ट बिजनेसमैन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, दे आर बेस्ट इंजीनियर्स, ठीक है, आप सब जानते हैं। बट ये लोगों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही हुई है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो फिक्स बाउंड्रीज, देयर आर फ्री चॉइसेस, फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रेशर में सब कुछ फ्री है हर किसी व्यक्ति के लिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बट फॉर्मल सेटअप में अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास मैनेजरियल एजुकेशन है तो आप बिजनेस खड़ा करेंगे तो मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आप लॉयर हैं तो या ज्यूरिडिकल साइंसेस में काम करना चाहते हैं तो डिग्री तो चाहिए होगी, ठीक है, नॉलेज भी चाहिए होगा। तो सोशल साइंसेस में जो है आप अगर जाना चाहते हैं, और सोशल साइंसेस का एक प्रोफेशनल एरिया जो ओपन होता है, आप लॉ को, आप कई बार लोग इस तरीके से लेते हैं कि जस्ट लिमिटेड डोमेन, जस्ट डूइंग लॉ एंड लॉ, ठीक है। लॉ इज द ब्रॉडेस्ट एरिया आई वुड से। अगर सोशल साइंसेस का जो प्रोफेशनल स्कूल है वो होते हैं लॉ स्कूल। लॉ अगर कोई आदमी लॉ करना चाहता है
तो वो जितनी भी सोशल साइंसेस पढ़ ले उसके लिए कम, जितनी भी सोशल साइंसेस पढ़ ले उसके लिए कम है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपको लॉ स्कूल जाना है तो आप जितने भी 4 MA हो, 2 MA हो, ये एक ही BA हो, उसमें 10 तरीके के डिसिप्लिन आपने पढ़ रखे हो खुद के लेवल पे, तो लॉ इज समथिंग, एडवोकेट, बीइंग एडवोकेट ऑफ सोसाइटी, एडवोकेट ऑफ एनी इशू इज ऑल इम्पोर्टेंट। एडवोकेट होने का मतलब है मैकेनिक नहीं होना है, मस्ट बी नॉलेज। देखो आपने कई बार कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में क्या बोला जाता है, कोर्ट के प्रोसीडिंग में कभी भी जज कोर्ट को क्या बोलता है, डियर लर्नड काउंसिल। द वर्ड लर्नड यूज फॉर एडवोकेट्स। अब लर्नड काउंसिल का अगर ये हाल है कि वो बार काउंसिल में खुद का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो कैन यू इमेजिन व्हाट हाउ दे आर हाउ इज इट्स जस्टिफाइड टू कॉल देम लर्नड काउंसिल। जज भी बोलता है लर्नड, डियर लर्नड काउंसिल गिव मी द फैक्ट सीट। तो लर्नड काउंसिल तो लर्न पर्सन होना चाहिए, फैक्ट इज दिस। तो अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो ये मान के चले, कई बार जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर वकील बनोगे जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना सिर्फ लॉ ही नहीं पड़ेगा, अदर डोमेन पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि लॉ मेकिंग इज द वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए आपको। सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंसेस में आपको अगर जाना है तो भी अच्छा एरिया रहेगा। मैं आपको बोलूँ कि जनरली आजकल जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं इनके एक लेवल बढ़ गए, लिबरल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा, लिबरल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा। क्या बोल रहा हूँ, लिबरल एजुकेशन, ये आजकल ट्रेंड में है, एटलीस्ट फॉर अपर मिडिल एंड एलीट, अपर मिडिल क्लास और एलीट के लिए ये ट्रेंड, ठीक है। दे विल गो फॉर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्सेस में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या होगा, BA इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्सेस, हिस्ट्री ऑनर्स कोर्सेस, सोशियोलॉजी ऑनर्स कोर्सेस, है ना, जियोग्राफी ऑनर्स कोर्सेस। इन कोर्सेस के इंपॉर्टेंस को कभी कम मत आंकना। मैं ये सिर्फ आज ये बताना चाहता हूँ कि जनरली ये लेस पेड अटेंशन टू कोर्सेज हैं, बट दीज कोर्सेज को कभी आप कम मत आंकना। दे आर वेरी वेरी पावरफुल कोर्सेज, दे कैन ऑफर यू अ लाइफ वे हायर देन ऑल दीज ईयर समटाइम, अगर आपका अप्रोच सही है तो, ठीक है। तो इनको आप हल्के में मत लेना कि अगर आप BA ऑनर्स कोर्सेज करने जा रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी चीज, क्योंकि बहुत अच्छे रास्ते ओपन करते हैं। अगर आप समझ लो कि मोस्ट डिमांडेड पीपल, अगर हम प्रोफेशनल साइड से बात करें, अगर हम प्रोफेशनल साइड से बात करें, प्रोफेशनल एंगल अगर हम इनका देखें तो ये क्या किस चीज में जा सकते हैं फाइनली, इनके लिए फील्ड्स क्या हैं, पॉलिटिक्स, लॉ, सोशल सर्विस, है ना, पॉलिसी मेकर्स एंड अदर एजेंट्स ऑफ सोसाइटी, एजेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये सब चीजें सबसे सोशल साइंसेस वालों के लिए ओपन स्कूल, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में आज का भी ये ट्रेंड है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस और मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इवन इन दोस टाइम एंड फ्रीडम फाइटर्स, ज़्यादातर लोग लॉयर थे, क्योंकि लॉ इज समथिंग विच डील्स विद कॉल्ड सोसाइटी, ठीक है। और जिस तरीके से हमने बोला, अगर आपको मैनेजीरियल एजुकेशन लेनी, मैनेजमेंट में जाना है, तो जिस तरीके के उसमें एक अथॉरिटी फिगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, CA, you can suppose him as in just like a doctor of accounting system and business processing system. He's a doctor है वो, डॉक्टर आपका पूरा डायग्नोसिस करके बता देगा कि नहीं ये मनी फ्लो में, जैसे ब्लड फ्लो में कहाँ इशू है, एक बार उसने देखा कार्डियोग्राम बता देगा ये इशू है, नहीं तुरंत होता है। इस अगर बढ़िया ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऐसे
फाइनेंशियल टर्म में जो है, मनी टर्म में उसको एकदम पता है, अकाउंट लीक कहाँ कर रहा है, ऑडिटिंग में कहाँ इशूज़ है, मनी फ्लो कैसा चल रहा है, इवन सर्टेन इकोनॉमिक इशूज़ में भी वो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो अथॉरिटी फिगर काइंड ऑफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक उसी तरीके से सोशल साइंसेस में अगर कोई डोमेन में काम कर रहा आदमी, until or unless he wanted to be expert, he want to be a greatest economist, he want to be a historian, he want to be geographer, he want to be sociologist, अगर वो एक्सपर्ट के डोमेन से बाहर निकल के काम चल प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करना चाहता है, क्योंकि एक्सपर्ट बनोगे तो ज़्यादातर चांसेस कहाँ हैं आपके, ज़्यादातर चांसेस हैं आप एक्सपर्ट बनोगे तो कहाँ बनो, प्रोफेसर्स बनोगे, प्रोफेसर्स आर बाय डिफॉल्ट एक्सपर्ट्स। आप प्रोफेशनल सर्विस देने जाओगे तो कहाँ जाओगे, गवर्नमेंट को एडवाइस करोगे, कंपनीज को एडवाइस करोगे, एडवाइजर्स, है ना। अमेरिका में आजकल ट्रेंड है कि वहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडीज में फिलोसोफर को अपॉइंट किया जा रहा है, फिलोसफी का जो बंदा होगा उसको अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये उसके साइड से एडेड है, ठीक है। लेकिन सबका मिला के प्रोफेशनल स्कूल किस में करता है, लॉ स्कूल। लॉ स्कूल मोस्ट सॉर्ट आफ्टर स्कूल है आजकल, लॉ स्कूल, लॉ की एजुकेशन, ठीक है। तो हम दो एरिया आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या इस तरीके के गाइडेंस के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं, उस बात के लिए आप लोग इस पर ध्यान रखना। हम दो की वर्ड दे रहे हैं कि इन चीजों में भी आप ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इसमें ब्राइट हमारे हिसाब से। एक तो बेटर ट्राई टू गो लॉ स्कूल और ज्यूरिडिकल साइंसेस जिसको बोलते हैं, ज्यूरिडिकल साइंसेस। अगर आपको सोशल सर्विस, देखो किसी चीज में जो आदमी को सेटिस्फैक्शन आता है वो दो साइड से, लॉ साइड में जो सेटिस्फैक्शन आएगा कहां से आएगा, एक होता है मटेरियल नीड, ये सब सप्लाई करेगा कौन सी, मटेरियल नीड, और ये दूसरी सप्लाई करेगा इंटेलेक्चुअल नीड। ये दो चीजें आपकी सप्लाई करेगा और यही चीजें आवश्यक, ठीक है। मटेरियल नीड में, मटेरियल नीड कैसे सप्लाई होगी, मनी से, पैसे से। पैसा कहां से आएगा, आप एडवोकेसी करोगे, जज बनोगे, लॉयर बनोगे, जज, लॉयर, कंसल्टेंट, ये आपको क्या देगा, पैसा देगा। लॉ स्कूल में, ज्यूरिडिकल साइंसेस में काफी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं। इंटेलेक्चुअल साइड्स में जिस तरीके से नेचुरल साइंसेस आपको नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए मदद करती हैं, हायर नीड सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक फलक्रम, एक साधन मुहैया कराती हैं, हायर नीड्स, नेचुरल साइंसेस, सारी नेचुरल साइंसेस। ठीक उसी तरीके से सोशल साइंसेस आपको जनरल ट्रुथ के पास ले जाती हैं, ये इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल नीड्स पे तमाम सारे स्रोतों से प्राप्त, रिलीजियस नीड्स, रिलीजियस नीड बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल नीड है व्यक्ति की, स्पिरिचुअल नीड, ये सभी इंटेलेक्चुअल नीड में ही आती। तो ये साइड भी इसमें स्ट्रांग है। आप यू विल बी कंसर्न विद द सोशल ट्रुथ एंड मटेरियल सप्लाई, तो इसमें भी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है। तो लॉ स्कूल को मत आप इग्नोर करें। दूसरी चीज क्या काम करें, जो लोग थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस की बात करते रहते हैं, वो MBA, BBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन सब चीजों की बात करते रहते हैं, उन लोगों को मैं दे रहा हूं इस विषय पे जरूर सोचें। एग्री बिजनेस कोर्सेस, इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में, मैं आपको बता दूं। और अगर आप इसमें टेक्नो मैनेजरियल हैं, टेक्नो मैनेजरियल एबिलिटी के व्यक्ति हैं, तो बहुत ही अच्छा। अर्थात आप बीटेक या BSc AG
in agri and then MBA in agri business। अगर इस तरीके की आपकी एबिलिटी है तो ये आपको बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये से बेहतर। और अगर इन सारे एरियाज में लॉ, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेस, ठीक है, इन सब एरियाज में आपको अगर करना है काम तो आप पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए MA एजुकेशन के लिए यूरोप और अमेरिका चले जाइए, आराम से चले जाएंगे आप। यूरोप और अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन एरियाज़ में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। वहाँ जाने के बाद आपका एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और करियर एकदम जंप कर जाएगा। और अगर आप इसमें काम करते हैं, प्रोफेशनल सेटअप में काम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं अपने इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपके लिए जगह कौन सी होंगी वर्किंग? पार्लियामेंट्स। आप काम क्या करेंगे? संसदों में, पार्लियामेंट, इंटरनेशनल बॉडीज जैसे UNO, FAO, यूनेस्को और UNO अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये सब ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपको वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको बढ़िया अवसर मिल सकता है काम करने का। इवन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे बिजनेस बॉडीज, इंटरप्राइजेस, बिगर कंपनीज, तमाम सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है, मेरी सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि जहाँ तक हम लोग देखते हैं और पाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभिभावक और बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन में ही सोच पाते, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। आप एक चीज़ और भी आज कल इमर्ज हो रही, मैं गाइडेंस की बात है तो पूरी बातें होनी चाहिए, इसलिए मैं ये भी इंक्लूड कर लूँ, कि इसमें दरअसल जो है 3 चीज़ें मैंने छोड़ दी कैरियर में। देखो, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्कल्पचरल आर्ट, दोनों जो आर्ट्स फॉर्म है 1, 2, 3, ये जो वर्ल्ड्स की मोस्ट पावरफुल चीजें हैं, मोस्ट पावरफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको सम्राट बनना है, गॉड बनना है, स्पोर्ट में आप गॉड अवेलेबल, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के गॉड है, माइक टायसन, रोनाल्डो, ये सब क्या है? गॉड स्टेटस है इनका, सेमी डिवाइन स्टेटस पे लोगों ने संसार में विराजमान है लोग। म्यूजिशियन, द होल बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बिगेस्ट स्टार, भारत रत्नास, नोबेल लॉरिएट्स आपको म्यूजिक में मिल जाएंगे, आर्ट्स में भी मिल जाएंगे। दे हैव ट्रांसेंड द, कहते नहीं, काल जयी लोग, तो काल की सीमा को भी क्रॉस करने वाले लोग आर्ट्स में अवेलेबल। अल्टीमेट लेवल का सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट लेवल का नाम, फेम, यश, पैसा, शोहरत इसमें अवेलेबल। और सही मैंने बताऊं तो इसके आगे ये सब महत्व की चीजें तो हैं, लेकिन इसको वर्ल्डली लेवल पे, सांसारिक विषयों के संबंध में इसको compete कर पाना इन सबके बस की बात नहीं, ठीक है। सेलिब्रिटी प्रोड्यूस करता है सीधा ही। बट सैड थिंग इज दिस इन दिस कंट्री कि इनकी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर निग्लिजिबल है,
ना के बराबर। और सोशल सेटअप हमारा ऐसा है कि एक्सेप्ट दोज हु गार्जियन जिनके माता पिता थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, पॉवर्टी के बर्ंट से वो निकल के काफ़ी आगे जा चुके हैं। नहीं, कई बार आदमी गरीबी की खाई से निकल गया हो, जल्दी जल्दी निकला है, 2 पीढ़ी तक वो ऐसे ही हताशा रहता है, उसको इनसिक्योरिटी रहती, क्योंकि गरीबी में रहना एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है लोगों के दिमाग में, वो इंटरजनरेशनल ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो तो इन सब चीज़ों के विषय में सोच ही नहीं सकता, उसके लिए तो बस भैया नौकरी दो हमको, ITI करके लग जाओ कहीं वाली बात। वो ऐसी बातें करते ITI करके लग जाओ कहीं, उसका काम लग गया। उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा अवेयर गार्जियंस हैं जिनकी थोड़ी मटेरियल नीड्स सेटिस्फाई हो गई हैं, वो सब लोग स्पोर्ट्स, म्यूजिक और आर्ट्स में जो भी लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कंट्री में, उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये फील्ड उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनके पास इनेट एबिलिटी नहीं है। ये फील्ड सब जनरली इनेट एबिलिटी के लिए है। आपको इसके कुछ लक्षण लेके पैदा होना पड़ेगा। इनबॉर्न ट्रेट्स इसमें देयर आर, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कैन मेक एवरीथिंग। आपको प्रैक्टिस, जैसे आपको फुटबॉल खेलना है तो अगर आप लंबे होंगे तो आपको बेहतर मिलेगा। म्यूजिशियन है तो आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका वोकल कार्ड नहीं चेंज कर पाएगा कोई, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लय ताल तुल संगीत की ट्रेनिंग दी सकती है, आपका वोकल कार्ड तो रिप्लेस नहीं करेगा कोई। तो इसमें सर्टेन इनेट ट्रेड्स की जो कि रैंडम्स होते हैं, ये ट्रेड्स किसी में भी पाए जा सकते हैं, एकदम रैंडम है, इनका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं कि आपके पापा म्यूजिशियन थे तो आप भी म्यूजिशियन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर तो अगर आप ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लैमार्क प्रिंसिपल एंड ऑर्गेन और डार्विन प्रिंसिपल की बात करनी पड़ेगी, फिर ऐसा उनका कोई लेना देना, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड से इनका कोई, हाँ ये रैंडम है, ये किसी भी व्यक्ति में अपीयर हो सकते हैं, स्ट्रीट पर्सन में भी अपीयर हो सकते हैं, महलों में बैठे हुए व्यक्ति में भी अपीयर हो सकते हैं। इसमें इनेट एबिलिटी की आवश्यकता है, दिस इज समथिंग आई विल कन्फेस, बट ये सब सुप्रीम चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन के एम्पलीट्यूड से उन्हीं के बीच में वाइब्रेट करना है ऐसे, इधर इंजीनियरिंग मेडिसिन, इससे बाहर निकला तो किस में चला गया, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मेडिसिन मैनेजमेंट, उससे भी बाहर कहीं निकला तो फिर बेसिक साइंसेज एंड ऑल। ये इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, इनफ गुड थिंग्स, इनके भी विषय में हमें सोचना चाहिए, अवेलेबल हैं। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल गाइडेंस के लिए था, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इन सब वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो बनाए कि इसको किस अप्रोच से परसू किया जाए, कैसे एडमिशन लिया जाए, इसके लिए कहाँ कहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से एंट्रेंस के थ्रू या किस मेथड से इसमें एडमिशन होता है, या और किसी भी बिंदु पे विशिष्टीकृत जानकारी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए, तो आप हमें वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ लगातार कि जिसमें गाइडेंस से संबंधित बातें होंगी। और लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MIS एक्सटेंशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें कमेंट में नीचे लिख देंगे कि सर इस तरीके के वीडियो और या इस एंगल पे, इस एस्पेक्ट पे आप वीडियो बनाएं। क्योंकि ये वीडियो मेरे काम का इसलिए है क्योंकि आई रन ए स्कूल, माई स्कूल नेम इज मोती इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं स्कूल भी चलाता हूँ, वहाँ के भी बच्चे हैं तो उनको भी अभिभावकों और पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। 1-to-1 गाइडेंस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, तो इट इज़ इन द सर्विस ऑफ ऑल इन जनरल पब्लिक। थैंक यू।